रॉ के चीफ जीडी पांडे पर अपना असर जमाने और उसका भरपूर एतमाद हासिल करने के लिए उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी के जरिए मुझे जो करिश्मा या शोभता दिखाना था, उसकी ताकत मुझे चंद्रिका के जरिए हासिल हो गई थी। करीम भाई ने रात को जाते वक्त कहा था कि मैं कल रात को आऊंगा। तुम इस नुक्ते पर गौर करके रखो कि मीनाक्षी पर किस तरह से अपना असर जमा सकते हो। करीम भाई भी यही चाहता था कि मैं मीनाक्षी के जरिए उसके बाप और रॉ के कश्मीर पाकिस्तान अफेयर्स के चीफ मिस्टर जीडी पांडे तक रसाई हासिल कर लूं, क्योंकि पांडे की अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। चूंकि अब मीनाक्षी को अपने कब्जे में करने वाला मंत्र मेरे हाथ में आ चुका था, तो मजीद एक दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया कि दिन निकलने के बाद करीम भाई को उसके खुफिया नंबर पर फोन करके उसे बुलाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने मीनाक्षी तक रसाई हासिल करने का एक तरीका सोच लिया है। अचानक ख्याल आया कि चंद्रिका ने मुझे अपने बारे में किसी को बताने से सख्ती से मना किया है। उसने शुरू ही में मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को बताया तो मेरे सारे फायदे नुकसान में बदल जाएंगे। वो अपनी और मेरी मुलाकातों को राज रखना चाहती थी। मैंने भी सोचा कि मुझे किसी को चंद्रिका के बारे में कुछ बताकर खामखा अपना नुकसान करने की क्या जरूरत है। मुझे तो आम खाने से गरज है, और आम लाकर चंद्रिका ने मेरी झोली में डाल दिए थे। मैंने करीम भाई को सुबह टेलीफोन करके बुलाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। वो सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारा। रात हुई तो करीम भाई आ गया। उसने आते ही मुझसे पूछा कि मैंने मीनाक्षी पर असर जमाने का कोई तरीका सोचा है। मैंने यूं ही मगर बड़े एतमाद के साथ कहा, करीम भाई एक तरीका मैंने सोच लिया है। तरीका यही है कि मैं जैन धर्म का स्वामी बनकर उसके पास क्लब में या जहां वो शाम के वक्त अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ बैठती है जाकर उसे मिलूंगा और अपनी बातों से उसके दिल को अपने कब्जे में कर लूंगा। करीम भाई मुस्कुराने लगा। तुम कमांडो हो, कोई जादूगर या नकली करामतें दिखाने वाले साधु जोगी नहीं हो। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मीनाक्षी मॉडर्न हिंदुस्तान की ऊंची सोसाइटी की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। उसने हर घाट का पानी पिया है। वो अमेरिका में भी 4 साल गुजार चुकी है। वो इतनी आसानी से तुम्हारी बातों से मुतासिर नहीं होगी। लेकिन जो मुझे मालूम था वो करीम भाई को मालूम नहीं था। जो मंत्र मुझे चंद्रिका सिखा गई थी, मीनाक्षी के जो राज मुझे चंद्रिका बता गई थी, उनकी भी करीम भाई को कोई खबर न थी। अगर मैं उसे चंद्रिका की बातें बता देता तो करीम भाई कहता कि मैं अभी जाकर मीनाक्षी से मुलाकात कर लूं, मगर मैं मजबूर था। करीम भाई को चंद्रिका के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। मैंने कहा, करीम भाई मैंने हिंदू धर्म के तमाम फिरकों का मुताला कर लिया है। मैंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत इल्म हासिल किया है। मुझे चारों वेदों और उपनिषदों और सूत्रों का इल्म भी है, और जैन धर्म के बारे में तो मैंने गहरा मुताला किया हुआ है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इंशाल्लाह इस मिशन में नाकाम नहीं होऊंगा। मेरी ये पहली कमांडो मुहिम कामयाबी से हमकनार हो गई। करीम भाई मुझे इस कदर पुरएतमाद देखकर हैरान सा जरूर हुआ, मगर ये बात तो उसके वहम गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि मेरे हाथ एक ऐसा खुफिया मंत्र आ गया है कि जिसके फूंकने से मेरे इंतहाई अहम कमांडो मिशन का पहला दरवाजा खुल जाएगा। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मीनाक्षी के बारे में मैंने अपने जराए से सब कुछ मालूम कर लिया है कि उसकी मसरूफियात क्या हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मीनाक्षी को डांस और म्यूजिक का बड़ा शौक है। वो शाम के वक्त अहमदाबाद के मशहूर और ऊंची सोसाइटी के डांस सेंटर साराबानी डांस सेंटर में क्लासिकल डांस की तालीम हासिल करने जाती है। ये कोई डांस का सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि ऊंची सोसाइटी की औरतों और अहमदाबाद के अमीर गुजराती सेठों और सरकारी अफसरों के नौजवान लड़कों का एक तरह से क्लब भी है। ये डांस सेंटर साराबाई मरहूम की बेटी रीना लेनी चलाती है। ये डांस सेंटर अहमदाबाद के बादशाह सुल्तान अहमद शाह गुजराती की मशहूर तारीखी मस्जिद के करीब ही वाक़ है। तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद का शहर सुल्तान अहमद शाह गुजराती ने आबाद किया था। मैं चाहूंगा कि तुम सुबह से यहाँ निकलकर सीधे अहमदाबाद में सयाहों के मशहूर होटल ट्राइडेंट होटल में जाकर अपने लिए कमरा ले लो। वहाँ तुम यही जाहिर करोगे कि तुम दिल्ली से जैन मंदिरों और गांधी जी के आश्रम की यात्रा करने अहमदाबाद आए हो। ये एक 5 स्टार होटल है, मगर तुम्हारे मिशन का तकाजा है कि तुम उसी होटल में जाकर कयाम करो, खा 2 दिन ही कयाम करो। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ रकम अपने मुस्लिम कमेटी के फंड में से निकाल कर दे दूंगा। मुझे चूंकि अपने मिशन की कामयाबी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई तुम मुझे सिर्फ 1 दिन 1 रात का होटल का खर्चा दे देना, उसके बाद सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। वो गहरे गौर फिक्र के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा। फिर बोला, मेरा ख्याल है तुम अपना लिबास यही सफेद कुर्ता पाजामा और नेहरू जैकेट ही रखना। तुमने मीनाक्षी को अपने लिबास से नहीं बल्कि अपनी बातों और अपने जैन धर्म के आलिमों वाली गुफ्तगू से मुतासिर करना है। हाँ, ये कपड़े ठीक रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा एक नया जोड़ा सुबह अपने साथ लेता आऊंगा। कुछ देर बातें करने के बाद करीम भाई अगले रोज आने का वादा करके चला गया। मैं कुछ देर मीनाक्षी से मुलाकात और उसके साथ अपनी अहम तरीन तारीखी मुलाकात के बारे में सोचता रहा, फिर सो गया। दूसरे रोज करीम भाई दिन के 10-11 बजे के करीब आ गया। उसके हाथ में शायद बैग था जिसमें मेरे लिए सफेद खद्दर का पाजामा था और नई बादामी रंग की वॉस्कट थी। मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था, फौरन नया जोड़ा पहन लिया। करीम भाई अपने साथ मीनाक्षी की एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी लाया। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और कहा, ये मीनाक्षी की 1 माह पहले की उतरी हुई तस्वीर है। मुझे यकीन है कि तुम साराबाई डांस सेंटर में अब उसे पहचान लोगे।
फिर उसने एक लिफाफा मुझे थमाते हुए कहा, इसमें 2000 रुपए का नोट है। ट्राइडेंट होटल का 24 घंटे सिंगल बेडरूम का किराया 800-900 रुपए के करीब है। बाकी रुपए तुम अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएंगे। अगर मजीद रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझे मेरे खुफिया टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन कर देना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा, करीम भाई इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम बेफिक्र रहो। करीम भाई ने हैरान सा होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम्हारे हाथ कोई खुफिया खजाना तो नहीं आ गया? मैंने हंसकर कहा, करीम भाई मेरा खुफिया खजाना तो मेरा अपने अल्लाह पाक और उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान है। मेरी ये मुहिम इस्लाम और पाकिस्तान की मुहिम है। मैं अगर अपने मिशन में साबित कदम रहा तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके मेरी जरूर मदद करेगा। करीम भाई बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, माशाल्लाह पाकिस्तान के हर नौजवान को यही अकीदा और यही अज़्म होना चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान इस्लाम का कला है। इस कले को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाकर कायम रखने में ही हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बका है। अब अल्लाह का नाम लेकर उठो, मैं तुम्हें ट्राइडेंट होटल के करीब उतार दूंगा। करीम भाई की पुरानी मोरिस गाड़ी क्वार्टर के अकब में दरख्तों के नीचे खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी शहर की तरफ चल पड़ी। आसमान पर बादल भी थे और कभी कभी धूप भी निकल आती थी। फजा में हब्स था। गाड़ी शहर के मज़ाफ़ात में से निकलकर शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में आ गई। यहाँ काफी ट्रैफिक थी, दुकानें खुली थी, ज्यादातर कपड़ों की दुकानें थी। अहमदाबाद में कपड़ा बनाने के बेशुमार कारखाने थे। ये शहर शुरू ही से पारचा साजी की सनत का बहुत बड़ा मरकज था। अहमदाबाद मॉडर्न शहर भी था और पुराना शहर भी। इसके बाजारों में मॉडर्न और कदीम दोनों जमानों का इम्तिजाज था। एक तरफ अगर बिजली की लोकल ट्रेनें चलती थी और दूसरी तरफ बाजारों में बैलगाड़ियां भी चलती थी। अगर शहर के फैशनेबल इलाके में हाई राइज बिल्डिंग्स थी तो शहर के अंदर नीम रोशन गली कूचों में पुराने मकान और पुराने जैन मंदिर भी थे। मगर इस शहर की इस्लामी अहद में तामीर शुदा तारीखी इमारतें और मस्जिदें सयाहों को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती थी। इनमें कुतुब शाही के अहद की मशहूर तालाब और सतूनों वाली मस्जिद थी। शहर के मरकज में कंकर कंकरिया नाम की मशहूर झील और पार्क वाक़ था, जिसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने अहद में बनवाया था। मुगल अहद हुकूमत में इस झील के गिरदा गिर्द एक जंगल होता था, जहाँ शहनशाह जहांगीर शिकार खेलने आता था। कंकर कंकरिया झील को अब बड़ा मॉडर्न कर लिया गया था और उसमें पैडल से चलने वाली कश्तियां चलती थी। झील के इर्द गिर्द संगमरमर की बारादरियां अभी तक अपनी शान व शिकोह के साथ मौजूद थी और इस्लामी अहद के जाहो जलाल की नुमाइंदगी करती थी। यहाँ शाही मेहमानों के नहाने के लिए इन 12 दरियों के नीचे बाउली की शक्ल में एक शाही हमाम भी बना हुआ था, जिसके अब सिर्फ आसार ही बाकी रह गए थे। झील के एक जानिब हमारे लाहौर के शालामार बाग की तर्ज का एक बाग भी था। इंडिया के इस तारीखी शहर अहमदाबाद में रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस शहर के कल्चर पर इस्लामी कल्चर की गहरी छाप लगी हुई है। गुजराती जबान में फारसी और अरबी के बेशुमार अल्फाज बोले जाते हैं और यहाँ मुसलमान बादशाहों के जमाने की कई तारीखी इमारतें और मसाजिद मौजूद हैं। करीम भाई की मॉरिस गाड़ी अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर शहर के फैशनेबल इलाके में दाखिल हो चुकी थी। गुजराती औरतें साड़ियों के अलावा शलवार कमीज में भी मलबूस थीं। नौजवान लड़कियों ने पतलून कमीज भी पहन रखी थी। कई लड़कियां स्कूटर चलाती भी नजर आईं। हमारी गाड़ी एक कुशादा सड़क पर से गुजर रही थी, जिसकी एक जानिब कोठियां और बंगले थे और दूसरी जानिब ऊंची बिल्डिंगें खड़ी थी। फिर एक पार्क आ गया। करीम भाई ने इस पार्क के पीछे आकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। ट्राइडेंट होटल इस पार्क के जनूबी गेट के सामने है। अब तुम वहाँ जाओगे और अपने मिशन का आगाज करोगे। साराबाई डांस सेंटर का हुदूद अरबा और एड्रेस मैंने तुम्हें बता दिया है। वहाँ तुम शाम होने के बाद जाओगे और ये जाहिर करोगे कि तुम अपनी किसी रिश्तेदार लड़की को वहाँ डांस की तालीम दिलवाना चाहते हो। मीनाक्षी वहाँ शाम को जरूर आती है, उसे तुम पहचान लोगे। उसके बाद तुम्हारी जहानत और चर्ब जबानी का इम्तिहान शुरू होगा। खुदा हाफिज। मैं गाड़ी से निकलकर खामोशी से पार्क के जनूबी गेट की तरफ चल पड़ा। करीम भाई गाड़ी मोड़कर वहीं से वापस चला गया। दिन के 11-11:30 बजे का वक्त होगा। पार्क में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मैं पार्क के जंगले वाली दीवार के साथ साथ फुटपाथ पर चला जा रहा था। मेरे बाएं हाथ की कलाई पर जैन धर्म का मंगलसूत्र बंधा हुआ था। माथे पर जैन धर्म का सफेद तिलक लगा था। लिबास सफेद खद्दर पाजामे का था। पाँव में कोल्हापुरी चप्पल थी। मैं बिल्कुल जैनी हिंदू लग रहा था। जनूबी गेट पर आकर मैंने सामने निगाह डाली। कुशादा सड़क की दूसरी जानिब एक 3 मंजिला 5 स्टार होटल की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी थी। मैं सड़क क्रॉस करके होटल के गेट में से गुजरता हुआ उसकी लॉबी में आ गया। बाहर कुछ गाड़ियां और एक टूरिस्ट बस खड़ी थी। लॉबी का दरवाजा शीशे का था। अंदर की फजा कूलिंग की वजह से हल्की हल्की खुंद थी। फजा में रजनीगंधा के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। इन फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लॉबी के कोनों में क्रिस्टल के मेजों पर सजे हुए थे। काउंटर पर एक लड़की फोन सुन रही थी। मैं उसके पास गया। लड़की नौजवान थी। बालों के जूड़े में मोतिये के सफेद फूल सजा रखे थे। उसने सब्ज किनारों वाली जर्द रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। ये दोनों रंग गुजरात काठियावाड़ के खास रंग हैं। लड़की ने फौरन टेलीफोन रख दिया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कहा, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं दिल्ली से अहमदाबाद के तारीखी मंदिरों की यात्रा को आया हूँ।
मेरा नाम दासवर्धन है, मैं 2-3 दिन होटल में क़याम करूंगा। लड़की ने बड़ी खुश इखलाकी के साथ एक कार्ड मेरे आगे रख दिया। प्लीज इस पर अपना नाम और दिल्ली का एड्रेस लिख दें। मैंने कार्ड पर अपना नाम दासवर्धन और दिल्ली का एक जाली एड्रेस लिख दिया। उसने अपने रजिस्टर पर भी मेरे नाम का इंतराज किया और 800 रुपए की अदायगी के लिए कहा। मैंने उसी वक्त अदायगी कर दी। लड़की ने एक होटल बॉय को इशारा किया और चाबी उसको देकर कहा, साहब को ऊपर उनके कमरे में पहुंचा दो। लड़की ने मुझसे मेरे सामान के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने कहा, मैं टूरिस्ट हूँ, इंडियन टूरिस्ट, मेरे पास कोई सामान नहीं। लड़की मुस्कुरा दी। मैं होटल बॉय के साथ लिफ्ट में सवार होकर होटल की दूसरी मंजिल पर आ गया। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम वाला कमरा था, मुख्तसर मगर खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ। टेलीफोन भी लगा था। मैंने होटल बॉय को 5 रुपए टिप दिए और कहा, अभी मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आकर भोजन करूंगा। मैं जैनी हूँ, सिर्फ दही और सब्जी खाऊंगा। होटल बॉय ने कहा, ओके सर। मैंने उसके जाने के बाद कमरे का जायजा लिया। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा, जहाँ से सड़क और पार्क का मंजर साफ नजर आ रहा था। बाथरूम में जाकर साबुन से हाथ साफ किए और कमरे को ताला लगाकर नीचे लॉबी में आ गया। चाबी काउंटर पर दी और बाहर आकर टैक्सी ली और उसे लाबाजार चलने को कहा। लाबाजार अहमदाबाद शहर का कारोबारी सेंटर है और हमारे लाहौर के अनारकली बाजार की तरह है। यहाँ आकर मैंने एक ब्रीफकेस और कुछ दूसरा जरूरी सामान खरीदा और वापस होटल में आ गया। दोपहर को बादल नखास्ता सब्जी खोरों वाला खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब उठा तो दिन की रोशनी मांद पड़ चुकी थी और शाम की आमद। मैंने गुस्ल किया, माथे पर छोटी डिब्बी खोलकर चैनी तिलक लगाया। ब्रीफकेस में से नया सफेद रुमाल और नई खरीदी हुई छोटी डायरी निकालकर वॉस्केट की जेब में रखी। दूसरी जेब में 100 रुपए के 2 नोट डाले और होटल की लॉबी से निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आ गया। अब मैं साराबाई डांस सेंटर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने टैक्सी ली और उसे साराबाई डांस सेंटर चलने को कहा। टैक्सी सड़क पर एक तरफ रवाना हो गई। शाम का सुरमई धुंध लगा सड़क के दरख्तों को अपनी लपेट में ले रहा था। सड़क की बत्तियां रोशन हो गई थी। साराबाई डांस सेंटर पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो चुकी थी। साराबाई डांस सेंटर सड़क से हटकर 1-2 मंजिला खूबसूरत कोठी में कायम था। गेट पर गुजराती और अंग्रेजी जबान में सेंटर के नाम का बोर्ड लगा था। गेट के पास स्टूल पर एक गोरखा चौकीदार बैठा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि रेना लेनी देवी अंदर ही है। गोरखे ने कहा, जी हाँ। मैं कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा, जहाँ खूब रोशनियां हो रही थी। कोठी के बागीचे में भी रोशनी थी। दरमियान में शिव देवता की मूर्ति लगी थी, जिसमें उसे डांस करते दिखाया गया था। 2 गाड़ियां बरामदे की एक जानिब खड़ी थी। बरामदे में छोटे से खूबसूरत काउंटर के पीछे एक गुजराती लड़की बैठी थी। उसके करीब ही गुलदान में रजनीगंधा के फूल सज रहे थे। मैंने करीब जाकर कहा, मेरा नाम दासवर्धन है, मुझे देवी रेना लेनी जी से मिलना है। मैंने ये जुमले अंग्रेजी जबान में अदा किए थे। लड़की ने भी बड़ी सादा मगर खूबसूरत अंग्रेजी में मुझसे कहा कि मैं रेना लेनी देवी से किस लिए मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी भांजी को जहाँ डांस सिखाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। लड़की ने कहा, अंदर वेटिंग रूम में तशरीफ रखें, मैं देवी रेना लेनी को आपके बारे में इत्तला करती हूँ। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहाँ पहले से 2 औरतें और एक उधेड़ उम्र मर्द बैठा था। ड्राइंग रूम की दीवारों पर इंडिया के मशहूर डांसरों की पेंटिंग्स लगी हुई थी। कार्निस के ऊपर दोनों जानिब शिव देवता के डांस के पोज वाले कांसी के मुजस्मे रखे हुए थे। कार्निस के ऊपर किसी खूबसूरत मगर ज्यादा उम्र की औरत की ऑयल पेंटिंग लगी हुई थी। उस औरत के जोड़े में भी मोतिये के फूल सजे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक सुथमा और वो थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो दूर से मैं पढ़ नहीं सका। ये इस डांस सेंटर की मालिका रेना लेनी देवी की ही तस्वीर हो सकती थी। एक दुबली पतली मगर खुशशक्ल लड़की ड्राइंग रूम के अंदर की जानिब खुलने वाले दरवाजे का पर्दा हटाकर आई। उसने मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी हुई खवातीन और उनके मर्द को इशारे से बुलाया। तीनों अंदर चले गए और उसे कुछ देर के बाद तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज आने लगी। फिर घुंघरुओं की हल्की हल्की झनकार भी सुनाई देने लगी। 1-8 मिनट के बाद ये दोनों औरतें और मर्द अंदर से निकले और गुजराती में आपस में बातें करते ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। उसके साथ ही वही लड़की एक बार फिर आई। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि क्या दासवर्धन मेरा ही नाम है। मैंने सोफे पर से उठते हुए कहा, हाँ, मैं ही दासवर्धना यानी दासवर्धन हूँ। लड़की ने कहा, प्लीज फॉलो मी। वो मुझे एक नीम रोशन राहदारी में से गुजार कर एक बड़े कुशादा और रोशन कमरे में ले गई, जहाँ कालीन बिछे थे। एक तरफ तख्त पर गाव तकिए लगे थे। तानपुरे और तबलों की जोड़ियां भी मौजूद थी। एक बूढ़ा आदमी हारमोनियम बजा रहा था और एक लड़की रक्स करने के बाद घुंघरू उतार रही थी। बड़े कीमती सोफे थे। दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे। जा बजा कृष्ण और गोपियों और शोपारती के रक्स के अंदाज की तस्वीरें लगी थी। कोनों में भी शिव देवता के कांसी के मुजस्मे खड़े थे। लड़की ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बैठे, देवी जी अभी आती हैं। जो लड़की घुंघरू उतार रही थी उसने घुंघरू को उतार कर चूमा, माथे से लगाया। फिर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े के हवाले करके बूढ़े के घुटनों को हाथ लगाकर अपने कानों को हाथ लगाया और हाथ जोड़े पिछले कमरे से निकल गई। हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी और धीमे सुरों में हारमोनियम बजाता रहा। मैंने अपने ऊपर वही मुतकब्बिराना कैफियत तारी कर ली जो एक नकली पीर अपने किसी ज़ईफुल एतकाद मुरीद के घर जाकर अपने ऊपर तारी कर लेता है।
मैं बड़ी शान से बैठा बूढ़े को हारमोनियम पर उंगलियां चलाते देख रहा था। इतने में अकबी दरवाजे से रेशमी पर्दा हटा और एक गोरे रंग की भरे भरे बदन वाली औरत अंदर दाखिल हुई। उसके लंबे बाल शानों पर मोतिये और रजनीगंधा के फूलों के हारों से बंधे हुए थे। कान में नीले रंग के पत्थर चमक रहे थे। गले में भी उसी रंग के पत्थरों की माला थी। उसने हल्के नीले रंग का ब्लाउज और गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लाउज के नीचे उसका गोरा बदन साफ नजर आ रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। इंडिया में औरतें इसी तरह का लिबास पहनती हैं और ब्लाउज के नीचे नाफ से जरा ऊपर तक उनके पेट नजर आते हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। मैंने उसे पहचान लिया था। ये वही औरत थी जिसकी ड्राइंग रूम में तस्वीर लगी थी। उम्र उसकी 30 और 35 बरस के दरमियान होगी। उसने एक शान बेनियाजी से मेरी तरफ निगाह डाली और मुझसे कोई बात किए बगैर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े से मुतवज्जे होकर कहा, महाराज आप ऊपर वाले कमरे में जाएं, स्टूडेंट लड़कियां आ गई होंगी। महाराज हारमोनियम बंद करके उठे, औरत को नमस्कार किया और बाहर निकल गया। अब इस औरत ने, जो यकीनन रेना लेनी देवी ही थी, मेरी तरफ देखा। चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट सजाए वो मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। नकली मुस्कुराहट फौरन चेहरे से गायब हो गई। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, आप अपनी कजन को डांस सेंटर में एडमिट करवाने आए हैं? मैंने अपने चेहरे को पत्थर की तरह संजीदा बनाया हुआ था। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, यस मैडम, लेकिन आपकी कजन तो दिल्ली में रहती है। मैंने कहा वो अहमदाबाद अपनी मासी के पास आकर रह लेगी। मगर मैडम आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। उस औरत ने जरा सा चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरा इस तरह बेतकल्लुफी से बात करना अच्छा न लगा हो। कहने लगी, मैं रेना लेनी देवी हूँ, साराबाई डांस सेंटर की मालिका। मैंने भी बेनियाजी का इजहार करते हुए कहा, क्या मेरी कजन को आपके यहाँ दाखिला मिल जाएगा? रेना लेनी को ये बात भी महसूस हुई थी कि मैंने उस बात को कोई अहमियत नहीं दी थी कि वो डांस सेंटर की मालिका है। उसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो मुझसे चिढ़ सी गई है। अपनी साड़ी के पल्लू को अपने घुटनों के ऊपर करते हुए उसने बेजारी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, सॉरी सर, इस वक्त सेंटर में किसी नए स्टूडेंट के दाखिले की गुंजाइश नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार फिर गौर कर लीजिए। रेना लेनी भी बड़ी मिजाजदार औरत थी। उसने भी मेरे जैनी भक्तों वाले लिबास को कोई अहमियत नहीं दी। दरअसल गुजरात के शहरों में इस हुलिये के जैनी भगत आम तौर पर देखने में आते हैं। जरा तुर्श लहजे में कहने लगी, सर मैंने गौर करके ही आपको बताया है, आई एम सॉरी। अब मैंने अपने रवैये में थोड़ा नरमी पैदा कर ली। मेरी हिकमत अमली का तकाजा भी यही था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम बात यह है कि मेरी कजन को आपके सेंटर में रक्स की तालीम हासिल करने का बेहद शौक है। वो आपकी जबरदस्त फैन है। अगर आपने उसे दाखिल न किया तो उसे जबरदस्त सदमा होगा। मेरे नर्म लहजे का रेना लेनी पर असर हुआ। वो भी थोड़ा सा मुस्कुराई। कहने लगी, आप 1-2 दिन इंतजार कर लें। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने उसे अपने होटल का बताया तो वो उससे भी मुतासिर हुई, क्योंकि ट्राइडेंट होटल महंगा 5 स्टार होटल था। सर को अस्बात के अंदाज में हिलाते हुए बोली, ओह आई सी, मुझे मीनाक्षी का इंतजार था। चंद्रिका ने कहा था कि जिस रात तुम साराबाई डांस सेंटर जाओगे, मीनाक्षी उसी रात वहाँ जरूर आएगी। और चंद्रिका की बातें सही हो रही थी। मैंने रेना लेनी से पूछा, क्या वो स्टूडेंट को यहीं रक्स की तालीम देती है? उसने कहा, क्लासेस ऊपर वाले हॉल कमरे में होती हैं। ऊपर वाले कमरे से तबले हारमोनियम की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। तब मैंने रेना लेनी देवी को अपने बारे में बताया कि मैं दिल्ली के हिंदू घराने में पैदा हुआ था। बचपन में माता पिता वफात पा गए। मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की। बनारस यूनिवर्सिटी से MA फिजिक्स में किया। फिर 4 साल अमेरिका में तालीम हासिल की, लेकिन बचपन से तबीयत जैन धर्म की तरफ लगी हुई थी। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और जंगलों में निकल गया। 4 बरस तक जंगलों में साधु संतों के साथ रहा, हिंदू और जैन धर्म का ज्ञान हासिल किया और अब अपनी जिंदगी जैन मत के प्रचार के लिए वक्फ कर दी है। उसके बाद मैंने योगा, कर्मकांड, मूसीकी, रक्स, 4 वेदों, उपनिषदों और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अंग्रेजी में ऐसी बातें की कि रेना लेनी पर उसका बहुत असर हुआ। अब वो मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गई और मेरी हर बात को बड़े गौर से सुनने लगी थी। यही मैं चाहता था। वो मुझे ऊपर हॉल कमरे में ले गई, जहाँ लड़कियां महाराज से डांस की तालीम हासिल कर रही थी। तानपुरा छिड़ा हुआ था, हारमोनियम पर लहर बज रही थी और 4-5 लड़कियां साड़ियों के पल्लू पेट के साथ लपेटकर कथक रक्स में मसरूफ थी। मैंने रेना लेनी से पूछा, क्या तुम भरतनाट्यम रक्स की तालीम भी देती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, भरतनाट्यम रक्स ही तो असल हमारे भारतवर्ष का रक्स है। कथक रक्स तो मुगल बादशाहों ने रिवाज दिया। वो ठीक कह रही थी। कथक रक्स खैर से मुसलमान बादशाहों ने औरंगजेब के जमाने के बाद इजाद किया था और उसी रक्स ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को डबो दिया था। मैंने रक्स करती लड़कियों को बड़े गौर से देखा। उनमें अहमदाबाद में रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की बेटी मीनाक्षी नहीं थी। मीनाक्षी का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। करीम भाई ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी। चंद्रिका ने कहा था कि वो जरूर आएगी। मुझे वहाँ रुक कर मीनाक्षी का इंतजार करना था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक दराज कद की खूबसूरत शक्ल वाली गंदमी रंग की लड़की बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहने हॉल में दाखिल हुई। उसने सबसे पहले हारमोनियम पर बैठे हुए बूढ़े को नमस्कार किया और उसके घुटनों और पांव को छुआ। फिर हमारे करीब आई और रेना लेनी देवी को नमस्कार कहकर उसके घुटनों को हाथ लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैडम सॉरी, मुझे आज देर हो गई। असल में मेरी अपनी गाड़ी की चाबी कहीं गुम गई थी। मैं डैडी की गाड़ी में आई हूँ।
ये मीनाक्षी थी। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं मीनाक्षी की तरफ देख रहा था और दिल में कह रहा था, मीनाक्षी देवी, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुम मेरे घुटनों को भी हाथ लगाया करोगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए